नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे साप्ताहिक आर्थिकी सत्र में हम 3 सितंबर से 9 सितंबर 2022 के बीच के प्रमुख आर्थिक समाचारों की चर्चा करेंगे, जिन्हें बीते सप्ताह में अलग अलग समाचार पत्रों से प्राप्त किया गया है। और इस चर्चा के आधार पर जो भी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के अपने सत्र को प्रारंभ करते हैं। और आज के अगर हम यहाँ पर पहले समाचार को देखें तो भारत के लिए कह सकते हैं एक अच्छी खबर है। और भारत वैश्विक स्तर पर अगर हम जीडीपी के अनुसार देखें तो हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, यानी हमने यूके को एक तरह से यहाँ पर पीछे छोड़ा है। तो यहाँ पर ये जो हम 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं, इसके संदर्भ में अलग अलग जो पक्ष है उनको हम देखते हैं। प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, भारत के लिए हमेशा एक लक्ष्य के रूप में ये है कि हम 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं और अनुमान है कि 2026 तक हम यहाँ पर एक तरह से पहुँच सकते हैं। और अभी हमने 5वां स्थान प्राप्त किया है और माना जा रहा है कि 2030 तक अगर हम इसी तरह से ग्रोथ करते रहे, विकास करते रहे, तो हम 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकते हैं। प्रमुख रूप से आप देखें, जब हम बात करते हैं एक तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च का, यानी इस वर्ष की जो पहली तिमाही है, मतलब हम कह सकते हैं 22-23 के लेकर, अगर हम वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात करें तो उसकी तिमाही तो नहीं, लेकिन अगर हम वित्तीय वर्ष की बात करते हैं 2021-22, तो उसकी एक तरह से अंतिम तिमाही, लेकिन इस वर्ष की शुरुआत की अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च जो 21-22 की अंतिम तिमाही कहलाती है। वहां पर अगर हम देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था में मार्च तक एक तरह से माना गया, प्रमुख रूप से अगर हम अंतर देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 854.7 अरब डॉलर जुड़ा, जबकि अगर हम बात करते हैं यूके की तो यह आंकड़ा केवल 816 अरब डॉलर है। तो ये एक बड़ा अंतर यहां पर बना। इसी के साथ साथ अगर हम 22-23 में अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीनों की जो तिमाही की बात करें, मतलब 22-23 की जो पहली तिमाही है, वहां पर आप देखें जो यूके की अर्थव्यवस्था है उसमें प्रमुख रूप से माना गया कि 0.0 यानी यहां पर आपका 0.1% की एक प्रमुख रूप से गिरावट देखी गई, मतलब वहां की अर्थव्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट करी है, कम हुई है। उसके विपरीत अगर हम अप्रैल, मई, जून में देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था में 13.5% की एक जीडीपी की विकास दर दिखती है। तो एक बड़ा अंतर है, जहां पर आप 0.1 की गिरावट देख रहे हैं और यहां पर 13.5% की वृद्धि। तो यह आंकड़ा कहीं ना कहीं भारत को जीडीपी में यूके से आगे ले जाने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। यहां पर हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि हम एक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो यूके के साथ तुलना करके अगर हम दूसरा एक पक्ष देखें, क्योंकि एक आंकड़ा कहलाता है जिसको हम बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, वो स्थिति थोड़ी आप कह सकते हैं कि ज़्यादा एक तरह से महत्व की होती है। जब हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की, तो आप देखें भारत की जो आबादी है वो 1.4 अरब की है, जबकि इसकी तुलना में अगर हम देखें तो लगभग 68 मिलियन के आसपास अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ की आबादी है। तो बहुत बड़ा अंतर है अगर हम 1.4 बिलियन की बात करते हैं और 68 मिलियन यहाँ पर यूके में। तो अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो भारत के लिए जो आंकड़ा निकल के आता है, अगर हम देखें डॉलर में, तो ये लगभग आपका $2,500 के आसपास, यानी भारत की अगर हम बात करें तो 2,500 अमेरिकी डॉलर एक तरह से प्रति व्यक्ति आय है। लेकिन यही आंकड़ा अगर हम यूके के लिए बात करें तो ये लगभग आपका 47,000 अमेरिकी डॉलर के आसपास है। बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर है और यही हमारे लिए कह सकते हैं एक बड़ी समस्या की स्थिति है कि हमें प्रति व्यक्ति जो आय का स्तर है वहां पर एक बढ़ोतरी करनी है। यानी यूके से अगर हम जनसंख्या का तुलना करके एक देखेंगे भारत के साथ में, तो हमें जीडीपी का आकार काफी बड़ा करना है। तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है कि हम 5वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। लेकिन तुलनात्मक जब हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो वो जो मानक है वहां पर हमें और ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। तो प्रमुख रूप से ये हमारे लिए भविष्य का कह सकते हैं एक बड़ा लक्ष्य कहीं ना कहीं हो सकता है। आप ध्यान रखें कि जब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, तो सामान्य तौर पर अर्थव्यवस्थाओं की जो तुलना होती है वो तात्कालिक आधार पर की जाती है। जैसे अगर हम आंकड़े 5वीं की बात करते हैं, आप आंकड़ा देख सकते हैं, पहले पर यूएस है, लगभग आपका आंकड़ा अगर हम देखें तो ये लगभग आपका 26 यहाँ पर ट्रिलियन से ऊपर है, यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था में 14.1% का योगदान है यूएस का। चीन की बात करें तो लगभग आपका 21 ट्रिलियन से ऊपर है, यानी 19.8% विश्व की अर्थव्यवस्था में योगदान है। ये अगर हम जापान की बात करें तो ये 5 ट्रिलियन के ऊपर है, जर्मनी 4 के ऊपर, और भारत लगभग आप देखें 3.8 ट्रिलियन के आसपास है। यानी हम 2026 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण एक आंकड़ा है कि जब हम बात करते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था में, तो भारत का योगदान जो है ये 3.5% है। और ये जो आंकड़ा प्रमुख रूप से दिया गया है, इसे आप ध्यान रखें कि ये एक तरह से सांकेतिक जीडीपी के आधार पर है।
जब हम सांकेतिक जीडीपी की बात करते हैं, यानी वर्तमान आधार पर जो भी डॉलर रुपए की विनिमय दर है उसके आधार पर यह आंकड़ा प्रमुख रूप से लिया गया है। और आप देखें, हम 2014 में देखें तो 10वीं इस तरह की अर्थव्यवस्था थे, तो हमने तेजी से विकास किया है और हम 2022 में 5वें में पहुंच चुके हैं, और 2027 में हम चौथे, और 2029 में तीसरी एक तरह से स्थिति पर भी पहुंच सकते हैं। तो ये भारत के लिए कह सकते हैं कि एक तेजी से बढ़ने का दौर है जीडीपी को लेकर। यहां पर आप देखें एक आंकड़ा दिया गया है, एक नाम लिखा गया है PPP। इसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कि हम एक तरह से क्रय शक्ति की जो क्षमता होती है वो आंकड़ा देखते हैं। तो क्रय शक्ति की क्षमता का मतलब ये होता है कि कोई दो देश है, उनमें हम समान प्रकार की वस्तुएं लेते हैं और तुलना करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हम यहाँ पर एक बर्गर की बात करते हैं, तो बर्गर मान लीजिए अगर हम अमेरिका में देखते हैं, हम कहते हैं कि वो $2 का है, और भारत में हम मान लेते हैं कि इसी का मूल्य मान लीजिए 60 रुपए है। तो दोनों हमने तुलना कर दिया, दोनों जगह समान वस्तु लिए। तो यहां पर आप देखें, अगर हम $1 की वैल्यू निकाल कर देखें तो ये लगभग आपकी निकल के कितनी आती है, 30 रुपए। लेकिन वर्तमान में अगर हम डॉलर रुपए की जो आधिकारिक विनिमय दर है वो देखें तो 70 से 80 रुपए के बीच में है। तो आंकड़ा काफी क्या है, बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखें, जब हम बात करते हैं सांकेतिक आधार पर तो हम तात्कालिक जो बाजार की एक तरह से विनिमय दर है वो लेते हैं, और भारत की जीडीपी 5वें नंबर पर चली जाती है। लेकिन जैसे हम परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करते हैं, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर, यानी PPP के आधार पर, और अभी देखें हमने 2018 के अनुसार एक आंकड़ा लिया है, और अगर हम बिल्कुल नवीनतम भी देखेंगे तो यही रैंक है। पहले पर एक तरह से आपका चीन, दूसरे पर यूएसए, तीसरे पर भारत। तो आप देखें भारत की अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन से ऊपर है जब हम बात करते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। लेकिन अगर हम सांकेतिक जहां पर देखें तो यह आंकड़ा भी आपका 3.8 ट्रिलियन ही है। तो ये बड़ा अंतर रहता है। कारण यह है कि यहां पर आप देखें जो विनिमय दर है वो अलग होती है, और जो आधिकारिक होती है वो अलग होती है। तो ये एक अंतर एक तरह से प्रमुख रूप से रहता है। तो यहाँ पर जो सांकेतिक है और जो हमारी PPP के आधार पर है, दोनों का अंतर आपको एक तरह से पता होना चाहिए। तो प्रमुख रूप से जीडीपी में आगे बढ़ने की स्थितियां तो बेहतर हैं, लेकिन जैसा हमने चर्चा किया, प्रति व्यक्ति आय का जो आंकड़ा है वहां पर भारत को कहीं ना कहीं सुधार करने की आवश्यकता है, और इसके लिए हमें अपने जीडीपी के आकार को बहुत विस्तारित करने की जरूरत है। एक प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हम देखते हैं इस चर्चा के आधार पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, PPP पर जीडीपी के मामले में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी हमने देखा कि हम बात कर रहे हैं सांकेतिक जीडीपी पर। जब हम PPP की बात करेंगे तो हम 5वीं नहीं, हम कौन सी हो जाते हैं, तीसरी। तो पहला कथन गलत है। दूसरा, यह यूके को पछाड़कर 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है, और इसके साथ ही इसकी प्रति व्यक्ति आय भी यूके से बड़ी हो गई है। ये कथन भी आप देखें गलत है। अभी हमने देखा कि भारत के लिए प्रति व्यक्ति आय लगभग आपका 2500 अमेरिकी डॉलर के आसपास है, और जहां तक हम बात करते हैं यूके की तो 47,000 अमेरिकी डॉलर के आसपास है। तो बड़ा अंतर है, इसलिए दोनों कथन गलत है। तो उत्तर हमारा डी, ना तो एक ना ही दो सत्य है। अगला आलेख हम देखते हैं, और ये किसान क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में है। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड जैसे नाम में एक तरह से छुपा हुआ है कि प्रमुख रूप से कृषि क्षेत्र, वहां पर जो भी ऋण की स्थितियां हैं उनको मजबूत करने के लिए सरकार की तरफ से इस योजना को एक तरह से संचालित किया जाता है। और उद्देश्य यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान को आसानी से ऋण की स्थितियां मिल पाएं, जिससे कि कृषि में जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि कृषि में सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है आसानी से पूंजी की उपलब्धता, और ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि कृषि का बड़ा भाग है, तो वहां पर जब हम बात करते हैं कृषि को लेकर की पूंजी की आवश्यकता है, तो जितने भी एक तरह से गैर संस्थागत हैं, गैर संस्थागत जैसे अगर हम बात करते हैं कोई साहूकार, या मान लीजिए किसी भी तरह का कोई सेठ, साहूकार या व्यापारी हैं, उनसे किसान एक तरह से ऋण की स्थितियों में जाते हैं जहां पर ब्याज दर बहुत ज्यादा होती है, और कभी कभी ऋण वापस न करने पर किसानों को अपनी जमीन भी वापस एक तरह से उनको जो गिरवी रखी है वो देनी पड़ती है। तो इस रूप में आप देखें, सरकार की कोशिश यह है कि जो गैर संस्थागत है वहां से जो ऋण की स्थितियां हैं वो भारत के कृषि क्षेत्र में प्रमुख रूप से संस्थागत जो एक तरह से भाग है वहां पर पहुंच जाए। और ये अगर हो पाए तो हम कृषि क्षेत्र में एक तरह से ऋण का जो दुष्चक्र है, और आप देखें बड़े पैमाने पर किसानों के द्वारा आत्महत्या के भी मामले सामने आते हैं। यहाँ पर वही स्थितियां होती हैं कि ऋण आपने किसी मान लीजिए व्यापारी या साहूकार से लिया है, समय पर वापस नहीं किया है, तो वो आपकी जमीन एक तरह से कब्जा कर लेता है। और किसान की अगर मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में जमीन नहीं है तो उसके लिए आर्थिक रूप में आगे बढ़ पाना लगभग असंभव है। इसी कह सकते हैं कि पक्ष को पहचानते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की स्थितियां शुरू की गई हैं। यहाँ पर अगर हम किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो सरकार का यह कहना है कि किसान क्रेडिट कार्ड की जो योजना है
सरकार कोशिश ये कर रही है कि इसमें जो समय है उसको थोड़ा सा कम दिया जाए। मतलब जो समय लगता है किसान क्रेडिट कार्ड की, मान लीजिए कोई व्यक्ति इसके लिए अप्लाई करता है, उसको जारी करने में, और जो भी सारी प्रक्रिया है तो कागजी कार्रवाई थोड़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सरकार की कोशिश ये है कि किसान क्रेडिट कार्ड का जो तंत्र है उसको एक तरह से हम डिजिटल रूप में आगे बढ़ा दें, यानी डिजिटल प्रक्रियाएं कर दें और डिजिटल रूप में आसानी से इसको मंजूरी की प्रक्रियाएं दी जाएं। क्योंकि होता यह है कि अगर डिजिटल रूप में नहीं है तो कई बार बैंक में किसान को जाकर एक तरह से इसके लिए मंजूरी की प्रक्रियाएं देखनी पड़ती हैं। अलग अलग तरह के जो दस्तावेज हैं उसके लिए उन्हें वहां पर सबमिट करना है, तो बार बार उन्हें बैंक की ब्रांच में जाना है। तो वो स्थिति रोकने का तरीका ये है कि डिजिटल रूप में प्रक्रियाओं को किया जाए। इसी के साथ साथ देखें, अगर हम टर्न अराउंड टाइम की बात करें, देखिए जब हम बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम की, मतलब जब आपने एक तरह से अप्लाई किया है, मतलब आपका जब आवेदन एक तरह से केसीसी के लिए गया है यानी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, और अंतिम रूप में आपको किसान क्रेडिट कार्ड जब प्राप्त हुआ है तो ये समय कितना है। और ये देखा गया है कि ये जो समय है ये 2 से लेकर 4 एक तरह से सप्ताह तक हो सकता है। तो ये दिखाता है कि इसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो अगर डिजिटल प्रक्रिया कर दी जाए तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा आसान हो जाएगा। और इसके लिए आप देखें तो पायलट आधार पर, जब हम पायलट आधार पर कहते हैं इसका मतलब ये है कि प्रायोगिक आधार पर इसको प्रमुख रूप से माना जा रहा है कि केंद्र सरकार प्रारंभ करने वाली है। अब ये आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा में महत्वपूर्ण है कि कहां पर पायलट आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटल आधार पर लाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो आप यहां पर देखें, प्रमुख रूप से सरकार ये कह रही है कि मध्य प्रदेश और एक तरह से अगर हम बात करें तमिलनाडु, वहां पर कुछ विशेष जिले हैं, उनमें इस परियोजना को पायलट आधार पर अभी लागू किया जाएगा। और इसमें 2 बैंक हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक, ये एक तरह से शामिल होंगे। तो 2 राज्यों में कह सकते हैं 2 जिले और 2 बैंकों के माध्यम से ये जो किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटल प्रक्रिया है उसको सरकार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और कोशिश सरकार की यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में ऋण की स्थितियां मजबूत हों। जैसा अभी हमने देखा कि वहां पर व्यापारी या साहूकार का प्रभाव ज्यादा है, वो किसान पर कहीं ना कहीं एक आर्थिक बोझ तो बढ़ाता ही है, साथ साथ उसके जो आर्थिक संसाधन है, अगर हम भूमि की बात करें, उस पर संकट की स्थिति बनी रहती है। तो वो स्थितियां हटाना किसान क्रेडिट कार्ड के जो उद्देश्य है उनमें बड़े पैमाने पर शामिल था। और डिजिटल प्रक्रिया होने पर आसानी से अगर ये प्राप्त हो पाएगा तो हम शायद इसका विस्तार आगे कर सकते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में अगर हम कुछ प्रमुख तथ्यों को देखें तो 1998 में सरकार ने इसको प्रारंभ किया था। और कोशिश क्या थी? कोशिश प्रमुख ये थी कि किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक, इस तरह के जो कृषि इनपुट होते हैं जो खेती में आवश्यक हैं, उसके खरीदने के लिए आसानी से ऋण की उपलब्धता हो पाए। ये किसान क्रेडिट कार्ड को शुरू करने का प्रमुख रूप से उद्देश्य था। इसमें आप देखें जो वाणिज्यिक बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, लघु वित्तीय बैंक है और सहकारी समितियां, प्रमुख रूप से उनके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। उद्देश्य में अगर हम देखें तो फसलों की खेती के लिए अल्पकालिक जो भी ऋण होता है उस आवश्यकता को आप किसान क्रेडिट कार्ड से पूरा कर सकते हैं। फसल के बाद का खर्च, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट, यानी जब फसल आपकी कट गई उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसके लिए भी आपको यहां से किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण मिल सकता है। उत्पादन के विपणन के लिए ऋण, मान लीजिए आपकी फसल कटकर तैयार है, उसको आप बाजार में बेचना चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया के भी लिए आपको ऋण की स्थिति प्रमुख रूप से आवश्यक होनी चाहिए। यहां पर अगर हम बात करें किसान परिवार की खपत, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसान परिवार की जो खपत होती है, मतलब उनकी अपनी खुद की आवश्यकताएं हैं, वो घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आप किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कृषि संपत्ति और कृषि से संबंध गतिविधियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी, मान लीजिए कृषि से जुड़ा जैसे पशुपालन या मुर्गी पालन, कोई भी ऐसा उद्योग है जो अतिरिक्त रूप में या संबद्ध रूप में आप करने वाले हैं, तो उसके लिए अगर आप कोई वर्किंग कैपिटल चाहते हैं, कार्यशील पूंजी चाहते हैं, तो वो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको मिल सकता है। साथ साथ कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण की आवश्यकता, यानी अगर आप मान लीजिए ये गतिविधि पहले से ही कर रहे हैं पशुपालन की, उसमें और निवेश आप करना चाहते हैं, तो आप केसीसी के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जगह उद्देश्य है जहां पर इसके ऋण की प्रक्रिया एक तरह से हो सकती हैं। पात्रता, यानी कौन इस तरह के किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकता है, तो आप देखें सामान्य किसान की बात करें, व्यक्तिगत रूप में या संयुक्त उधारकर्ता के रूप में मिलकर आप यहां पर किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। लेकिन आवश्यकता क्या है कि जो भी यहां पर इसके लिए अप्लाई करेगा, अकेले या संयुक्त रूप में, उसके पास खेत का या कृषि भूमि का मालिकाना अधिकार होना चाहिए। काश्तकारों की बात करें, यानी जो लोग एक तरह से दूसरे के खेतों में काम कर रहे हैं, या अगर हम बात करें जिन्होंने एक तरह से मौखिक आधार पर ही पट्टा लेकर काम किया है, कोई कानूनी पट्टे का यानी कोई कानूनी लीज उसकी नहीं है, या अगर हम बात करें बटाई पर हमारे यहाँ जो काम किया जाता है, तो इस तरह के जो किसान है वो भी किसान क्रेडिट कार्ड की स्थिति में जा सकते हैं।
साथ साथ अगर हम बात करें जो काश्तकार किसान है, यानी दूसरे किसानों के खेतों में काम करने वाले किसान, उनका मान लीजिए कोई समूह है, या बटाईदारों की बात करें तो इनके कोई समूह है, या अगर हम बात करें किसानों के स्वयं सहायता समूह या संयुक्त देयता समूह, तो जो भी इस तरह के समूह हैं किसानों के, वो भी किसान क्रेडिट कार्ड की स्थितियों में जा सकते हैं। तो इसका जो विस्तार है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर किया गया है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से जुड़े हुए जो अलग अलग भाग हैं वहाँ पर आसानी से ऋण की स्थितियाँ पूरी हो पाएँ। यहाँ पर आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक प्रश्न है कि अगर हम कृषि में एक तरह से व्यापार की स्थितियों की बात करें तो बाजार की उपलब्धता के लिए भारत सरकार के द्वारा ई नाम का एक तरह से जो पोर्टल है वो संचालित किया जाता है। तो आपके लिए सवाल ये है कि ये कब शुरू किया गया है और वर्तमान में अगर हम देखें तो कितने राज्यों में विस्तारित है और कितनी एक तरह से मंडियां हैं जो एपीएमसी मंडी हैं जो ई नाम के पोर्टल पर एक तरह से शामिल हो चुकी हैं। तो इसके संदर्भ में जो भी सूचना आपके पास महत्वपूर्ण है वो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इसके संदर्भ में हम पीछे की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इसी चर्चा के आधार पर एक प्रारंभिक परीक्षा का हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए केसीसी का उपयोग किया जाता है, यानी किसान क्रेडिट कार्ड का? पहला, फसलों की खेती के लिए अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, फसल के बाद का खर्च, किसान परिवार की खपत की आवश्यकताएं, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण की आवश्यकता। अभी हमने देखा ये चारों ही एक तरह से भाग है जहां पर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण मिल सकता है। तो चारों हैं, इसीलिए उत्तर आपका क्या है? डी, 1, 2, 3, 4, यहां पर चारों सत्य हैं। अगला आलेख हम देखते हैं, व्यय का प्रबंधन। देखिए, व्यय का प्रबंधन प्रमुख रूप से मतलब यह है कि सरकार के द्वारा कोई भी योजना है, योजना अगर हम देखें प्रमुख रूप से दो तरीके की हो सकती है। केंद्र सरकार की अपनी योजना है जिसमें केंद्र सरकार पूरा फंड देती है, जैसे अगर हम पीएम किसान की बात करें, और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित हैं, जहां पर प्रमुख रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार भागीदारी करते हैं। तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना है, इस तरह की योजनाओं में सरकार के द्वारा जो धन का आवंटन है वो प्रमुख रूप से करने की प्रक्रियाओं को लेकर सरकार एक नया यहाँ पर कह सकते हैं नियम अब लेकर आने वाली है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी परियोजना को लेकर आज के दिन में मान लीजिए 100 करोड़ रुपए किसी भी राज्य को, हम मान लेते हैं भारत सरकार के द्वारा, राज्य हम मान लेते हैं राजस्थान, इसको जारी किया गया है, और राजस्थान के द्वारा मान लीजिए आज से 6 महीने के बाद इसका उपयोग किया जाएगा। यानी ये जो 100 करोड़ रुपए है ये राजस्थान सरकार के खाते में है, लेकिन इसका उपयोग आज से 6 महीने के बाद किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार का ये कहना है कि योजना जब आपको 6 महीने के बाद एक तरह से उपयोग करने के लिए धन में लगानी है, तो आप पहले भुगतान एक तरह से जो मिल रहा है वो प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप ध्यान रखें, ये 100 करोड़ रुपए जो भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को दे दिया, तो भारत सरकार के पास ये 100 करोड़ रुपए की एक तरह से क्या हो गई? कमी। तो मान लीजिए अगर सरकार को कुछ आवश्यकता है कि 100 करोड़ रुपए किसी योजना के लिए आवश्यक है, देखिए ये समय सीमा कितनी है? 6 महीने की। यानी इसी 6 महीने के समय में राजस्थान में योजना का कोई धन वहां पर उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन इसी 6 महीने में मान लीजिए 100 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र सरकार को लग रहा है कि कोई सड़क परियोजना है और किसी दूसरे राज्य में आवंटन करना है, जहां पर आज ही भुगतान करके योजना शुरू हो जाएगी। तो केंद्र सरकार का कहना है कि ये जो परियोजना दूसरे राज्य की, मान लेते हैं पंजाब की है, वो एक तरह से रुकी हुई है, जबकि यहां पर आवंटन कर दिया गया है, लेकिन उसका उपयोग 6 महीने के बाद हो रहा है। तो सरकार का यह कहना है कि भाई जब हम एक तरह से आवंटन करेंगे तभी एक तरह से हम कोशिश करेंगे कि ये जो गैप है इसको खत्म किया जाए, यानी जब आप उपयोग करने वाले हैं तभी एक तरह से आवंटन की प्रक्रियाएं की जाएं। इससे बीच का जो गैप है वो बच जाता है, क्योंकि मान लीजिए सरकार के पास ये धन नहीं है तो सरकार एक तरह से बाजार से क्या उधार लेगी, और उस स्थिति में सरकार को बाजार में ब्याज का भुगतान भी देना पड़ता है। तो ये जो गैप है ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक नुकसान बन जाता है, या सरकार की देनदारियां बढ़ा देता है। तो नया तंत्र सरकार इस रूप में लेकर आ रही है कि जो भी एक तरह से अकाउंट है, जो भी सरकार के अलग अलग राज्य सरकारों के साथ में अकाउंट है जहां पर भुगतान किया जाता है, उनमें भुगतान तब किया जाएगा जब योजना का उपयोग होना है। यानी पहले की जो प्रक्रियाएं थी वो अब एक तरह से समाप्त की जाएंगी। तो इससे आप देखें, पहला तो एक ये होगा कि योजना सही समय पर एक तरह से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि जब आवश्यकता है तब धन को दिया जा रहा है, और केंद्र सरकार को भी लेकर एक तरह से अगर हम आर्थिक स्थिति में देखें तो एक यहाँ पर फायदा होगा, क्योंकि जो आवंटन जब जरूरत है तब किया जा रहा है। तो अगर राजस्थान अभी उपयोग नहीं कर रहा है तो ये पंजाब की आवश्यकता पूरी हो सकती है, और बाजार से उधार लेकर ब्याज के रूप में जो समस्याएं बन रही हैं सरकार के लिए, उससे भी सरकार कहीं ना कहीं बच सकती है। तो यहाँ पर आप देखें, सरकार का प्रमुख रूप से कहना यह है कि अगर इस तरह का तंत्र बनता है तो ये केंद्र सरकार को तो लाभ देगा ही, योजना के लागू होने की प्रक्रियाओं को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देगा। तो इसीलिए सरकार के द्वारा फंड को रिलीज करने का जो तंत्र है वो नए रूप में यहाँ पर एक तरह से लाया जा रहा है।
और कोशिश ये है कि जो केंद्र सरकार की यानी जहां पर केंद्र सरकार पूरा फंड दे रहा है उन योजनाओं में प्रमुख रूप से जो महत्व है उसका यानी धन के आवंटन को लेकर उनके लागू होने की प्रक्रिया, उसमें परिणाम आना, उसको बेहतर करने के लिए सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। और कोशिश ये है कि जल्द इस तरह की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से शुरू कर दी जाए। तो इस तरह की प्रक्रिया के माध्यम से जो भी धन का आवंटन है और उसके माध्यम से योजना के जो लाभ हैं वो बेहतर तरीके से सरकार प्राप्त कर पाएगी। तो ये तुरंत आवंटन नहीं होगा, जब योजना प्रारंभ होनी होगी तब एक तरह से आवंटन सरकार करेगी और इस नए तंत्र को सरकार के द्वारा जल्द उपयोग किया जाएगा। आप देखें यहाँ पर कुछ तंत्र सरकार के पहले से चल रहे हैं। अगर हम जैसे कुछ की बात करें SNA यानी सिंगल नोडल एजेंसी, तो अगर हम बात करते हैं सिंगल नोडल एजेंसी तो ये प्रमुख रूप से आप देखें जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उनके लिए शुरू किया गया है और ये पिछले साल आप देखें 2021 में शुरू किया गया था। तो ये जो हमारा SNA है सिंगल नोडल एजेंसी, इसके माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं की निगरानी एक तरह से की जाती है। मतलब जो धन का आवंटन किया गया है, कितना वितरित हुआ है, वहां पर कितना उसका उपयोग हो रहा है, वो सारा काम इस SNA के माध्यम से किया जाता है। इसी तरीके से आप देखें जो भी केंद्रीय मंत्रालय या विभाग है वहां पर ट्रेजरी सिंगल अकाउंट यानी अगर हम बात करें ट्रेजरी सिंगल अकाउंट, ये तंत्र भी संचालित हो रहा है जहां पर अलग अलग रूप में उधार लेने या कह सकते हैं कि जो भी फंड जा रहा है मंत्रालय या विभाग में कैसे उपयोग हो रहा है उसकी प्रमुख रूप से यहां पर एक तरह से निगरानी या कह सकते हैं कि उस पर एक नियंत्रण रखा जाता है। सरकार के द्वारा यह भी कहा गया है कि 500 करोड़ रुपए से अधिक का अगर वार्षिक किसी भी योजना में खर्च होता है और वह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और उसमें अगर आप देखें राज्य की एजेंसी की भागीदारी नहीं है, केवल केंद्र सरकार क्रियान्वित कर रही है, यानी केंद्रीय क्षेत्र की योजना 500 करोड़ रुपए का आवंटन उसमें जरूर हो रहा है या उससे ज्यादा का खर्च हो रहा है और राज्य की भागीदारी नहीं है, राज्य की एजेंसियों की, केवल केंद्र सरकार उसको लागू कर रहा है अपनी एजेंसी के माध्यम से, तो ऐसी स्थिति में उसके क्रियान्वयन के लिए ट्रेजरी सिंगल अकाउंट का जो मॉडल है वो एक तरह से होना आवश्यक है। तो ये सरकार ने आवश्यक कर दिया है कि अगर केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और राज्य की एजेंसी भागीदारी नहीं कर रही है, अब क्योंकि केंद्र सरकार की एजेंसी उसको पूरा संचालित कर रही है और 500 करोड़ या उससे ज्यादा का वहां पर आवंटन है, तो सरकार कह रही है कि एक तंत्र के माध्यम से हम इस पर निगरानी करेंगे कि धन जब आवंटन किया गया है, उपयोग किया जा रहा है और उसके लाभ क्या मिल रहे हैं। अब देखिए ये सारी प्रक्रिया अपनाने का उद्देश्य क्या है। जब भी अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर सरकार के अगर हम राजस्व की बात करें उसको लेकर स्थितियां थोड़ी सी कह सकते हैं कमजोर होती हैं, या अगर हम कहें सरकार के व्यय एक तरह से बढ़े हैं, जैसे अगर हम बात करें कि जो भी अर्थव्यवस्था में एक मुद्रास्फीति की अवस्था है, वैश्विक अलग अलग वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं यानी वैश्विक मुद्रास्फीति है, तो आपको कहने के राजस्व की स्थितियों को थोड़ा बेहतर करने की आवश्यकता है। और आप देखें हमारे GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ के ऊपर जा रहे हैं, तो सरकार की कोशिश ये है कि इस तरह के उपाय अपनाकर जो भी हम एक तरह से धन आवंटन कर रहे हैं उसका बेहतर उपयोग हो। ऐसा नहीं है कि धन के आवंटन को रोका जाएगा, लेकिन जहां बिल्कुल आवश्यकता है वहां वो पहुंचे, जहां अगर आवश्यकता नहीं है या कुछ समय के बाद उपयोग हो रहा है वो जो गैप है उसका उपयोग दूसरी जगह किया जाए। और इस तरह के जो SNA या अगर हम बात करें TC यानी ट्रेजरी जो सिंगल अकाउंट, तो इस तरह के जितने भी तंत्र हैं उनका प्रमुख रूप से यही उपयोग है। तो ये पहले से ही संचालित तंत्र है, लेकिन नया तंत्र तुरंत आवंटन को लेकर बात कर रहा है और वो भी प्रमुख रूप से आप देखें केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए। अगले समाचार को देखते हैं और ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में है। आप ध्यान रखें जब भी सॉवरेन लग जाता है मतलब संप्रभु हरित बॉन्ड, तो संप्रभु यानी सॉवरेन शब्द का सीधा मतलब है कि सरकार के द्वारा ये एक तरह से जो ग्रीन बॉन्ड है वो जारी किया जाएगा, यानी इस ग्रीन बॉन्ड को प्रमुख रूप से आप देखें सरकार जारी करेगी। तो ग्रीन बॉन्ड का अगर हम देखें तो इसके संदर्भ में बजट में घोषणा थी। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो सरकार का ग्रीन बॉन्ड है यानी संप्रभु ग्रीन बॉन्ड या सॉवरेन अगर ग्रीन बॉन्ड की बात करें तो ये प्रमुख रूप से 25,000 करोड़ रुपए का एक तरह से भारत सरकार जारी करेगी और यहां से जो भी एक तरह से धन प्राप्त होगा उसका उपयोग सरकार की तरफ से प्रमुख रूप से जो हरित परियोजनाएं हैं, जैसे अगर मान लीजिए अगर हम सौर परियोजना की बात करें या इलेक्ट्रिक वाहन के संदर्भ में कोई परियोजना है या कार्बन उत्सर्जन को घटाने को लेकर कोई परियोजना है, वहां पर इस पैसे का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाएगा। तो सरकार इस तरह का बॉन्ड जारी करेगी, जो भी निवेशक इसमें खरीदेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल इसमें घरेलू निवेशक को अभी अनुमति दी जा रही है, विदेशी निवेशक नहीं होंगे, यानी भारत के जो निवेशक है वो ये बॉन्ड खरीद पाएंगे। यानी भारतीय निवेशकों से सरकार 25,000 करोड़ रुपए इस बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त करेगी और हरित परियोजनाओं में प्रमुख रूप से उसको लगाया जाएगा। साथ साथ अगर आप इस तरह का बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको कर में सरकार के द्वारा प्रस्तावित है कि कुछ छूट भी दी जाएगी। और माना जा रहा है कि अगर हम 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष है उसकी बात करें तो 2022-23 के वित्तीय वर्ष की जो दूसरी एक तरह से भाग यानी जो सेकंड हाफ है,
यानी अगर हम बात कर सकते हैं तो लगभग यहाँ पर जो सितंबर के बाद का समय है उसमें सरकार के द्वारा प्रस्तावित है कि इसको एक तरह से जारी किया जाएगा। कब होगा अभी समय सीमा नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो हमारा 2022-23 का वित्तीय वर्ष है उसका जो दूसरा भाग है, सेकंड हाफ है, वहां पर एक तरह से इसको जारी करने की प्रक्रिया रहेगी। आप ध्यान रखें एक महत्वपूर्ण बिंदु कि भारत में जो ग्रीन बॉन्ड होते हैं उनमें पैसा कहां पर खर्च होगा, इसके संदर्भ में कोई स्पष्ट एक तरह से आदेश यहां पर नहीं है। तो यहां पर सरकार का कहना है कि जो भी परियोजना एक तरह से सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, सरकार प्रमुख रूप से यह बताएगा कि कहां कहां इसको हम व्यय कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहां देखिए ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि जो ग्रीन बॉन्ड है उसका पैसा कौन सी योजनाओं में खर्च होना ही है। तो सरकार ये कह रही है कि अगर हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करें, यानी कोप की बैठक में भारत ने जो भी अपने कमिटमेंट किए थे, जो प्रतिबद्धताएं थी, उनको पूरा करने के लिए जहां जहां सरकार काम करेगी वहां पर यह पैसा निवेश किया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो सतत विकास को लेकर लक्ष्य है, जो हरित विकास को लेकर लक्ष्य है, उसी की पूर्ति के लिए सरकार इस ग्रीन बॉन्ड से जो धन होगा उसका कहीं ना कहीं निवेश करेगी। और आप देखिए हमारे लक्ष्य, हमें अगर हम कोप 26 की बैठक की बात करें तो हमने ये कहा कि हम 2023 तक कोशिश करेंगे कि गैर हमारी जो एक तरह से फॉसिल फ्यूल है, मतलब अगर हम बात करते हैं जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन से अलग हटकर हमारी कोशिश ये है कि 2030 तक हम लगभग 500 गीगावाट बिजली का उत्पादन कर पाएं। साथ साथ हमारी कोशिश ये है, और 500 गीगावाट करने का मतलब ये है कि हम 50% अपनी जो ऊर्जा है उसको नवीकरणीय स्रोतों माध्यम से एक तरह से, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि नवीकरणीय हमारे जो स्रोत हैं उनके माध्यम से प्रमुख रूप से हम इसको प्राप्त कर पाएं। तो नवीकरणीय हमारे जो स्रोत हैं, यानी जब हम बात करते हैं नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सौर ऊर्जा की बात करें या हम पवन ऊर्जा की बात करें, तो वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जितनी भी ऊर्जा है उसका 50% नवीकरणीय ऊर्जा पर चला जाए। तो वहां पर सरकार का एक लक्ष्य है। तो हरित बॉन्ड जो जारी हो रहे हैं वो निवेश के एक बड़े साधन हो सकते हैं। सरकार प्रमुख रूप से ये भी कह रही है कि हम 2030 तक कोशिश ये कर रहे हैं कि भारत में जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें अगर हम देखें तो 2005 का यानी 2030 तक हमारा लक्ष्य ये है कि 2005 में भारत में जो कार्बन उत्सर्जन था उसके स्तर से हम एक तरह से 45% की कमी लाएं, और प्रमुख रूप से 2070 हम कह रहे हैं कि हम एक तरह से जीरो यानी कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो हमारा जो लक्ष्य वो काफी बड़ा है। 2030 तक हम रेलवे को कार्बन न्यूट्रल करना चाहते हैं। तो ये सारी स्थितियों के लिए आपको बहुत अलग अलग परियोजनाओं में जो नवीकरणीय या रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है वहां पर निवेश चाहिए, और ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड कहीं ना कहीं वहीं पर प्रमुख रूप से निवेश की प्रक्रियाएं करेंगे। तो ये आप ध्यान रखें, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में जब जारी किया जाएगा तब अलग अलग जो तथ्य होंगे महत्वपूर्ण रूप में वो सामने आएंगे। अभी जो सरकार की घोषणा है उसको आप ध्यान रखें। अगला आलेख देखते हैं, और यह नैनो यूरिया के संदर्भ में है, और इसके संदर्भ में आप लगातार एक तरह से देख रहे हैं, क्योंकि यूरिया की जब हम बात करते हैं तो भारत में जितनी भी खाद है उसमें यूरिया एक तरह से सबसे सस्ती खाद है। और ये कारण है कि जो भी यूरिया का उपयोग है, यानी यूरिया अगर हम बात करें तो एक तरह से नाइट्रोजन का प्रमुख रूप से स्रोत है खाद में, तो सबसे ज्यादा उपयोग प्रमुख रूप से हम देखें तो होता किसका है, नाइट्रोजन के रूप में यूरिया का। तो सरकार आप देखें पिछले लगभग 10-12 साल से इसके जो मूल्य है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, कोई उसका रिवाइज नहीं किया गया। हमने इसके बारे में पीछे की वीडियो में चर्चा भी की है। तो यहाँ पर नैनो यूरिया के माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि यूरिया का जो उपयोग है उसको लेकर थोड़ी सी गिरावट आ पाए। और यहाँ पर सरकार का ये मानना है कि जो भी 45 किलो का एक तरह से यूरिया का पैकेट है उसकी जगह पर अगर हम ½ लीटर की बोतल यहाँ पर नैनो यूरिया की उपयोग करेंगे तो वो एक तरह से काम कर सकती है। और आप देखें इसे इफ्को के द्वारा प्रमुख रूप से विकसित किया गया है, और इफ्को ने इसका पेटेंट एक तरह से प्राप्त कर लिया है, और ये एक तरह से अपने स्वयं के साधनों से भारत में विकसित की गई है। तो इसीलिए इफ्को के द्वारा इसका पेटेंट लिया गया है। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण रूप में यह भी ध्यान रखना है कि नैनो यूरिया को आगे बढ़ाकर सरकार की कोशिश यह है कि हम 2025 तक एक तरह से यूरिया उत्पादन को लेकर आत्मनिर्भर स्थिति में पहुंच जाएं। और यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति हो पाती है तो माना जा रहा है कि 90 लाख टन की अलग अलग जो हम खाद का एक आयात करते हैं वो कम होगा, और ऐसी स्थिति में हम 40,000 करोड़ रुपए की कहीं ना कहीं बचत कर पाएंगे। तो ये कितना बेहतर रूप में परिणाम दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखें अगर हम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR की बात करें तो उनका यह कहना है कि किसी भी नई खाद को अगर हम मंजूरी देते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम प्रमुख रूप से 3 अलग अलग जो फसल चक्र होते हैं वहां पर इसको देखते हैं। यानी हम यहाँ पर जब मंजूरी करते हैं तो वो एक तरह से माना जाता है कि 3 एक तरह से भाग में इसका मंजूरी की प्रक्रिया होनी चाहिए। यानी 3 आपके जो मौसम है वहां पर जो भी हम खाद का उपयोग कर रहे हैं वो करके देखते हैं।
लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर यूरिया के लिए, यानी जो नैनो यूरिया का भाग है, इसके संदर्भ में आप देखें केवल 2 मौसम में ये जांच की गई है, तो ट्रायल एक तरह से पूरे नहीं हुए हैं। तो इसको लेकर वैज्ञानिक थोड़ा सा कह सकते हैं, एक उन्होंने चिंता व्यक्त करी है कि उतने बेहतर ट्रायल नहीं हुए हैं। साथ साथ ये भी एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि किसी भी फसल में यूरिया जब एक तरह से उपयोग की जाती है तो प्रारंभिक स्तर पर जो यूरिया का उपयोग होता है उसे अगर हम देखें तो वो बेसल नाइट्रोजन कही जाती है, और उसके लिए जो भी यूरिया, जैसे हम यूरिया के जो हमारे दाने होते हैं तो उस तरह की जो यूरिया है उसी का उपयोग होगा, लिक्विड का वहां पर उपयोग नहीं हो पाएगा। माना जा रहा है कि जब एक तरह से कोई फसल का पौधा थोड़ा विकसित हो जाता है तब ये आपका जो यूरिया है जो लिक्विड रूप में उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि लगभग अगर हम देखें तो 50% जो यूरिया की खपत अभी हो रही है उसमें गिरावट हम ला सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर पूरी तरह से यूरिया को आप रिप्लेस कर पाए ऐसा एक तरह से नहीं हो पाएगा। अगर हम कम से कम अभी जो तात्कालिक स्थिति है इस लिक्विड नैनो यूरिया की बात करें उसके संदर्भ में, तो इसीलिए सरकार के जो भी प्रयास हैं उसमें सरकार को यह देखना पड़ेगा कि इसका कृषि में किस तरह से परिणाम आता है, किस तरह से इससे लाभ हो पाते हैं। ऐसा ना हो कि इससे कृषि में उत्पादन की स्थितियों पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर मंजूरी की प्रक्रिया है वो आईसीएआर के जो मानक है 3 मौसम में जो ट्रायल करने का उसको पूरा नहीं करते हैं, लेकिन सरकार क्योंकि यूरिया को लेकर सरकार जो आयात की स्थितियां उसको कम करना चाहती है, इसीलिए तेजी से इसका जो एक तरह से विकास है वो डेवलप किया जा रहा है और इसको तेजी से भारत में माना जा रहा है कि खेती में उपयोग करने की प्रक्रियाओं में लाया जाएगा। यहाँ पर आपके लिए एक तरह से सवाल ये है कि अगर हम नैनो यूरिया की बात करें तो भारत में नैनो यूरिया का जो पहला प्लांट है वो कहां पर स्थापित किया गया है, वो आपको एक तरह से कमेंट बॉक्स में बताना है कि नैनो यूरिया के उत्पादन के संदर्भ में भारत का जो पहला प्लांट है वो कहां पर स्थापित किया गया है। अगला यहां पर आलेख देखते हैं और ये सहकारी बैंकों पर आरबीआई के द्वारा कुछ कार्रवाई की गई है उसके संदर्भ में है। देखिए जब हम सहकारी बैंकों की बात करते हैं यानी हम प्रमुख रूप से कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो ये जो पूरा एक तरह से ढांचा है उसमें प्रमुख रूप से माना जा रहा है कि जो नियंत्रण है वो आरबीआई का थोड़ा मजबूत हुआ है अगर हम 2020 के पहले देखें। और इसका कारण क्या था? कारण बड़े रूप में ये था कि जो भी हमारे कोऑपरेटिव बैंक हैं वहां पर जो नियंत्रण है वो एक तरह से दोहरा है। यानी अगर हम किसी भी कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो सामान्य तौर पर जो राज्य होते हैं उनके कानून के आधार पर वो गठित हैं और वहां पर हम देखें तो आरबीआई का एक तरह से इस पर कुछ सामान्य सा नियंत्रण रहता है, बहुत बड़ा नियंत्रण नहीं है। और इसीलिए सहकारी बैंक की स्थितियां थोड़ी सी कह सकते हैं विषम हो जाती हैं। और यहाँ पर क्योंकि राज्य के द्वारा एक तरह से गठित है, राज्य के कानून से गठित है, तो यहाँ पर राज्य का दखल काफी रहता है। खासतौर से अगर हम बात करें राजनीतिक दखल, बहुत सारे हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक हैं उसमें जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनके एक तरह से माने जाते हैं कि एक बड़े स्टेक हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की स्थितियां थोड़ी सी बढ़ी हैं। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं चिंताजनक विषय माना गया। और यहाँ पर हम देखिए जब हम बात करते हैं पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, वहां पर जो स्थितियां एक तरह से हुई और जो भी वहां पर खाते धारक थे उनमें जो समस्याएं दिखी, उनके पैसे वहां पर ब्लॉक हुए, वो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एक लास्ट पॉइंट था, ट्रिगर पॉइंट था, जहां पर सरकार को एक तरह से लगा कि हमें सहकारिता यानी जो हमारे सहकारी बैंक का भाग है वहां पर कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो भारत सरकार 2020 में एक सुधार लेकर आई और 2020 में ये सुधार लाया गया, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यानी अगर हम 1949 के बैंकिंग अधिनियम की बात करें तो उसमें 2020 में एक सुधार किया गया और उसके माध्यम से आरबीआई की शक्ति को सहकारी बैंकों के संदर्भ में थोड़ा सा विस्तारित किया गया। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से 2022 में भी एक संशोधन लाने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, लेकिन अभी वो पूर्णतः पारित नहीं हुआ है। तो वो प्रक्रिया अगर पूरी हो जाएगी तो माना जा रहा है कि भारत में एक तरह से जो सहकारी बैंक है उस पर आरबीआई की निगरानी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। अगर हम यहाँ पर पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो यहाँ पर एक कह सकते हैं आंकड़ा ये है कि पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक ने एक, अगर हम संस्था की बात करें, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, यानी इसको 70% जो भी उसके ऋण खराब हुए वो दिए हैं। तो आप सोचिए कि एक कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा एक संस्था को 70% वो ऋण दिए गए जो ऋण एक तरह से खराब हुए, जिससे ये सहकारी बैंक संकट में आया। यानी ऋण देने की जो स्थितियां उस पर बहुत अधिक नियंत्रण नहीं था। अगर हम भारत में जून 2020 तक के आंकड़े देखें तो प्रमुख रूप से माना यह जाता है कि भारत में जो भी एक तरह से प्रक्रिया सहकारी बैंक को लेकर है वो उतना नियंत्रण आरबीआई का नहीं था, लेकिन अब ये स्थितियां एक तरह से तेजी से बदल रही हैं और यहां पर सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर सुधार किया जा रहा है। अब देखें अगर हम यहां पर 31 मार्च 2021 तक की बात करें तो जितने भी हमारे कोऑपरेटिव बैंक है लगभग 98,000 यानी 98,042, इसमें से अगर हम देखें तो 96,568 प्रमुख रूप से अगर हम देखें यानी 96,508 ये एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र में है। तो
तो आप अंदाज लगाएं 98,000 से ज्यादा एक तरह से यहाँ पर हम सहकारी बैंकों की बात कर रहे हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से अगर हम आंकड़ा देखें तो ये दिखाता है कि लगभग 96,000 से ज्यादा ये कहां पर है, ग्रामीण क्षेत्र में, यानी कृषि के साथ इनका एक बड़ा जुड़ाव है। तो अगर सहकारी बैंकों में कोई समस्या आती है तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो ऋण की स्थितियां उसको लेकर एक संकट की स्थिति बनेगी। और इन सहकारी बैंकों में आप देखें कि जो भी एक तरह से डिपॉजिट है यानी जो जमा है वो लगभग 5.27 लाख करोड़ रुपए है, और जो ऋण की स्थिति अगर हम देखें तो लगभग 3.13 ट्रिलियन के आसपास है। तो यह आंकड़ा दिखा रहा है कि इनका महत्व तो देश की अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा है, इसीलिए सरकार के द्वारा यहां पर दखल बढ़ाया गया है। और यहां पर आप देखें कि कई एक तरह से जो सहकारी बैंक है उन पर कार्रवाई की गई है और उन पर जुर्माना लगाया गया है, यानी आरबीआई के जो मानक हैं उनके अनुसार ये सहकारी बैंक काम नहीं कर रहे हैं। खास तौर से अगर हम बात करें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम शहरी सहकारी बैंकों की बात करते हैं प्रमुख रूप से इनकी प्रक्रिया एक तरह से ज्यादा नियंत्रण में आरबीआई के द्वारा लाई गई हैं। और आंकड़ा आप देखें 2022 में 100 सहकारी बैंकों पर कार्रवाई यानी जुर्माने के रूप में कार्रवाई की जा चुकी है। इसकी तुलना में 2021 में 124 और 2020 में आप देखें केवल 22, यानी आप देखें अभी हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो एक तरह से अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी 2022 का अगर आप कैलेंडर ईयर भी देखें तो अभी हम सितंबर में ही हैं और 100 एक तरह से यहाँ पर जुर्माने आरबीआई लगा चुका है। तो ये दिखा रहा है कि सहकारी बैंकों पर जो नकेल है वो कहीं ना कहीं आरबीआई कस रहा है, जिससे कि जो पीएमसी जैसी स्थिति थी पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की, वैसी स्थितियां एक तरह से दोहराई ना जाए। खास तौर से जब हम सहकारी बैंकों की बात करते हैं जो एक तरह से हमारे शहरी क्षेत्रों में, इनकी संख्या हम देखें कि 1991 में केवल 1307 थी, जबकि 2004 में यह बढ़कर आपका 2105 हो गई। अब इसमें से कुछ का विलय हो गया, लेकिन अभी भी अगर हम संख्या देखें तो लगभग 1500 के आसपास है, उससे कुछ ज्यादा है। तो इन शहरी सहकारी बैंकों को सबसे ज्यादा एक तरह से लक्षित किया जा रहा है। अभी अगर हम देखें तो केवल हमारे जो शहरी सहकारी बैंक हैं उस पर आरबीआई का नियंत्रण बढ़ा है। आगे चलकर कोशिश ये है कि जो भी एक तरह से स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, राज्य सहकारी बैंक है या जिला सहकारी बैंक है, वहां पर भी नियंत्रण को मजबूत किया जाएगा। साथ साथ अगर हम बात करें मल्टी स्टेट यानी एक से ज्यादा राज्यों में जो भी एक तरह से काम करने वाली सहकारी बैंक है उनके तंत्र को मजबूत करने का प्रयास है कि वहां पर भी आरबीआई के नियंत्रण को बढ़ाया जाए, क्योंकि यहीं पर आप देखें क्योंकि एक से ज्यादा राज्य में जब काम विस्तार है तो कहीं ना कहीं ज्यादा उपभोक्ता इसमें जुड़ते हैं, उनका विश्वास बढ़ता है और ऐसी स्थिति इनको कहीं ना कहीं ज्यादा निगरानी के दायरे में लाने की स्थितियों को बनाती है। तो ये जो कार्रवाई की गई है ये दिखा रहा है कि सहकारी क्षेत्र में कहीं ना कहीं सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। अगला आलेख देखते हैं और ये वित्तीय समावेशन के संदर्भ में है और अब देखिए इसके पहले हम चर्चा कर भी चुके हैं। खासतौर से अगर हम प्रधानमंत्री जनधन खाते की बात करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से भारत में वित्तीय समावेशन को तेजी से विस्तारित किया गया और उसी कड़ी में आप देखें तो कोशिश सरकार की ये है कि जो हमारे सरकारी क्षेत्र के बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनके माध्यम से जो ब्रांच का विस्तार है वो एक तरह से किया जाए और दिसंबर के अंत तक माना जा रहा है कि 316 इस तरह की जो ब्रांच है वो खोली जाएंगी। आप देखें कि जो भी ब्रांच खोली जाती हैं वो ब्रांच कहीं ना कहीं बैंकिंग का जो काम है उसको विस्तारित करने के लिए ज्यादा एक तरह से महत्वपूर्ण है। हम सब कुछ प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप में नहीं ला सकते हैं, हमें जो भौतिक रूप में ब्रांच है उसका एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से सरकार की कोशिश ये है कि हम 3000 तक की आबादी वाले जो भी स्थान है, जो भी कह सकते हैं क्षेत्र हैं, वहाँ पर हम हर 5 किलोमीटर के दायरे में एक चाहते हैं कि प्रमुख रूप से जो बैंक है उसकी ब्रांच उपस्थित हो। इसमें अगर हम देखें तो सरकार की कोशिश है 21 राज्यों को अभी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं और इस राज्य स्तर की जो बैंकिंग कमेटी है, स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटीज, वो इसकी निगरानी कर रही हैं कि हम 3000 तक की जनसंख्या के जो भी अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर 5 किलोमीटर की जो रेंज है उसमें एक तरह से किसी भी तरह बैंक की जो ब्रांच है उसको उपलब्ध करा दें। ये सरकार का एक लक्ष्य है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सरकार का ये कहना है कि जो भी हमारे निजी बैंक है वो 47 इस तरह की ब्रांच गांव के क्षेत्र में उपलब्ध कराएंगे, यानी जो बड़ा हिस्सा है वो जिम्मेदारी किसकी है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की। तो जब भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की बात होती है हमेशा यही तथ्य सामने आता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो सामाजिक कल्याण के लिए बैंकिंग के विस्तार की बात की जाती है तब कहीं ना कहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ भी आंकड़ा आप देख सकते हैं, जहाँ 316 ब्रांच हम सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बात कर रहे हैं, निजी केवल 47 इस तरह की ब्रांचेस खोलने वाले हैं। साथ साथ हम देखें यहाँ पर माना यह जा रहा है कि प्रमुख रूप से जो भी यहाँ पर हम अलग अलग ब्रांच का एक्सपेंशन करने वाले हैं उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश में और गुजरात में प्रमुख रूप से प्रक्रियाओं को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, यानी ब्रांच का जो विस्तार किया जा रहा है।
यहाँ पर प्रमुख रूप से आप देखें, भारत में 1969 की बात करें तो एक बड़ा सुधार किया गया। 1969 में प्रमुख रूप से देखें तो ये एक तरह से कहलाती है योजना लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम। तो 1969 में अगर हम देखें लीड बैंक स्कीम जब शुरू की गई थी तो उद्देश्य यह था कि जिले के स्तर पर यानी एक क्षेत्र के अनुसार एक एरिया अप्रोच अपनाई जाए। यानी मान लीजिए ये जिले का भाग है, यहां पर बैंकिंग को विस्तारित किया जाए। तो जो एरिया अप्रोच थी वो प्रमुख रूप से लीड बैंक स्कीम के माध्यम से 1969 में प्रारंभ की गई। और कोशिश ये थी कि प्राथमिकता के आधार पर जो भी एक तरह से बैंक है उनका जो विस्तार है वो ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख रूप से किया जाए। तो हमने पहले ही एरिया अप्रोच बना लिया कि भाई इस जिले में मान लीजिए कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, ये जिले का भाग है और मान लीजिए ये प्रमुख ग्रामीण क्षेत्र जहां पर बैंक का विस्तार नहीं है, तो यहां पर बैंकिंग को सबसे पहले विस्तारित करने का काम किया जाए। और ये 1969 से अगर हम देखें तो लीड बैंक स्कीम के माध्यम से किया जा रहा है और इसी प्रक्रिया को सरकार एक तरह से बढ़ाने का प्रयास कर रही है। जहां तक हम वित्तीय समावेशन की बात करें तो आरबीआई के द्वारा इसकी दिशा में काफी काम किया जा रहा है। और आप देखें पिछले साल ही आरबीआई ने वित्तीय समावेशन को लेकर एक सूचकांक भी शुरू किया हुआ है। और इस सूचकांक के संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप में आप ध्यान रखें कि इस साल जब सूचकांक जारी किया गया है तो पिछले साल की तुलना में पिछले साल वित्तीय समावेशन का जो सूचकांक है आरबीआई का, उसमें भारत में अगर हम मान देखें तो 53.9 था, अभी ये 56.4 है। तो ये दिखा रहा है कि भारत में वित्तीय समावेशन बढ़ा है। तो ये जो एक तरह से हमारा वित्तीय समावेशन को लेकर सूचकांक है जिसको आरबीआई जारी करता है, पिछले साल शुरू किया गया है। आप लोगों को यह बताना है कि इसका आधार वर्ष क्या होता है। यानी ये जो हमारा एक तरह से वित्तीय समावेशन का सूचकांक है आरबीआई का, इसका बेस ईयर या आधार वर्ष क्या होता है जो आरबीआई ने पिछले साल शुरू किया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जो उत्तर है वो कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ साथ देखें आरबीआई की तरफ से नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी राष्ट्रीय एक तरह से रणनीति चलाई जा रही है वित्तीय समावेशन के लिए, जिसमें हम 2019 से 2024 इस समय काल में कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी वित्तीय समावेशन है उसको मजबूत किया जाए। और वहां पर लक्ष्य क्या था कि हम 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग की सुविधाएं दे पाएंगे। कहां तक? 5,000 तक जो परिवार हैं उनके लिए। प्रमुख रूप से अगर हम बात करें कहां पर, जो हिली एरिया यानी जो एक तरह से हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं। और यहां पर आंकड़ा यह था कि 99.94% तक इसको पहुंचा दिया जाए। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं दिखा रही है कि सरकार की तरफ से जो वित्तीय समावेशन है उसको मजबूत करने का प्रयास है। अब वित्तीय समावेशन से लाभ क्या है? पहला लाभ यह है कि आप कहीं ना कहीं ऋण की बात करें या जमा की बात करें, ये सामान्य बैंकिंग सुविधाएं आपको मिलती हैं। दूसरा पक्ष ये है कि जब भी सरकार के द्वारा किसी भी तरह का मान लीजिए जन कल्याण के लिए कोई भुगतान आपको दिया जा रहा है, जैसे पीएम किसान का ही भुगतान आपको है, तो अगर आपका बैंक खाता है तो आसान प्रक्रिया हो जाएगी। या मान लीजिए वृद्धावस्था पेंशन है, या सरकार के द्वारा मान लीजिए जैसे कोविड काल में आप देखें कि महिलाओं के जो जनधन खाते थे सरकार ने उसमें 500 रुपए का एक आर्थिक भुगतान दिया। तो अगर आपके पास इस तरह के खाते हैं, वित्तीय समावेशन है, तो सरकारी जन कल्याण की स्थितियां आपको बेहतर लाभ दे सकती हैं। वित्तीय समावेशन आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं सतत विकास का, या हम जब बात करते हैं समावेशी विकास, उसका एक बड़ा पक्ष है। तो समावेशी विकास में वित्तीय समावेशन की स्थितियां अगर बनती हैं तो हम कह सकते हैं कि समावेशी विकास एक बेहतर स्थिति में कहीं ना कहीं दिख रहा है। आज के अपने अंतिम आलेख को देखते हैं और यह प्रमुख रूप से एक सूचना है सहकारी। अगर हम यहाँ पर नीति की बात करें, सरकार की जो कोऑपरेटिव को लेकर नीति है उसके संदर्भ में आप देखें कि भारत में एक जो राष्ट्रीय नीति है वो बनाने के लिए 47 सदस्यों की यहाँ पर एक कमेटी गठित की गई है, एक पैनल बनाया गया है जिसके अध्यक्ष सुरेश प्रभु को बनाया गया है। और इनके माध्यम से आप देखें भारत में सहकारिता को लेकर एक जो राष्ट्रीय नीति है उसको प्रमुख रूप से विकसित किया जाएगा। यानी अगर सहकारिता को लेकर एक राष्ट्रीय नीति होगी तो कहीं ना कहीं हम सहकारिता के माध्यम से प्रमुख रूप से जो भी भारत में अलग अलग प्रयास हो रहे हैं उसको एक राष्ट्रीय दायरा दे सकते हैं। क्योंकि अभी सहकारिता को लेकर जो प्रमुख रूप से काम है वो राज्य के स्तर पर होते हैं। तो ये एक राष्ट्रीय नीति अगर बनेगी तो कहीं ना कहीं हम एकल नीति के माध्यम से पूरे सहकारिता का जो क्षेत्र है वो भारत में आगे विस्तारित कर सकते हैं। और आप ध्यान रखें कि सहकारिता को लेकर भारत में प्रयासों की आवश्यकता है। कारण आप देखिए भारत में लगभग 8.5 लाख यानी लगभग 8.5 लाख अगर हम देखें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करती हैं, सहकारी समितियां काम करती हैं। और ये जो 8.5 लाख हमारी यानी हमारे पास अगर आंकड़ा देखें तो 8.5 लाख हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। मानिए इसको हम बोलते हैं सहकारी समिति। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें अगर हम देखें 29 करोड़ लोग एक तरह से सदस्य हैं। तो अगर इनको एक राष्ट्रीय नीति के माध्यम से संचालित किया जाए या उनको आगे बढ़ाया जाए तो शायद ये बेहतर परिणाम दे सकते हैं। और आप देखें पिछले अगर हम जुलाई 2021 में देखें तो जो सहकारिता है उसको अलग से एक मंत्रालय बना दिया गया
और उसी माध्यम से सरकार की कोशिश ये है कि सहकारिता में जो भी एक तरह से एक राष्ट्रीय ढांचा है या राष्ट्रीय जो नीति है उसको विकसित किया जाए, और इसी कड़ी में सरकार प्रमुख रूप से यहाँ पर काम कर रही है। आप ध्यान रखें कि अगर हम बात करें कि सहकारिता को लेकर कोई राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए, तो ये पहला कोई प्रस्ताव है इस कमेटी के माध्यम से बनवाने के लिए। तो आप देखें इसके बारे में 2002 में पहल की जा चुकी है। 2002 में भी सरकार का एक तरह से ऐसा प्रस्ताव था कि सहकारिता को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। यह अलग बात है कि यह सही से एक तरह से सामने आगे नहीं बढ़ पाए। इसी के साथ साथ अगर हम एक आंकड़ा और देखें तो भारत में जो प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं, जो कृषि में एक तरह से ऋण देने के लिए निचले स्तर पर काम करती हैं, जिनको हम PSCS कहते हैं, ये लगभग आपकी 63,000 है। और 63,000 को सरकार के द्वारा कोशिश ये है कि आने वाले 5 साल में इनका एक तरह से कंप्यूटराइजेशन किया जाए। तो ये जो संख्या है प्राथमिक कृषि साख समितियों की, ये 63,000 से भी ज्यादा है। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण रूप में सरकार 63,000 को आने वाले प्रमुख जो रूप से जो 5 साल है उसमें उनको एक तरह से चाहती है कि कंप्यूटरीकरण कर दिया जाए, यानी डिजिटल रूप में इनको लाया जाए। तो जो भी कह सकते हैं भ्रष्टाचार की स्थितियां हैं या कह सकते हैं डाटा को लेकर समस्याएं हैं, वो दूर हो जाएंगी। तो ये स्थितियां दिखा रही हैं कि सहकारिता को लेकर सरकार के जो प्रस्ताव हैं वो भविष्य में एक तरह से तेजी से विस्तारित हो रहे हैं। और अभी हमने चर्चा किया कि किस तरह से सहकारी बैंकों पर RBI का नियंत्रण बढ़ा है। तो सहकारी नीति के माध्यम से कहीं ना कहीं पूरा हमारा जो सहकारिता का भारत में एक आंदोलन है उसको हर राज्य के स्तर पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने का सरकार का ये प्रयास है। तो ये जो कमेटी बनाई गई है हमारी एक नई सहकारिता को लेकर नीति बनाने के लिए, उसकी रिपोर्ट जब आएगी तो उसके आधार पर आप देखेंगे भारत में सहकारिता के संदर्भ में एक बिल्कुल नई नीति अस्तित्व में आ सकती है। तो ये हमारा साप्ताहिक आर्थिक सत्र है जहां पर हमने 3 सितंबर से 9 सितंबर 2022 के बीच में प्रमुख आर्थिक समाचारों की चर्चा करी। आपको हमारी पहल पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, अपने जो साथ के अभ्यर्थी उनको भी बताएं इस पहल के संदर्भ में। बायजूस एग्जाम पर IAS की एक तरह से प्रयास यही है कि जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं सामान्य अध्ययन में, तो जो उसका करंट अफेयर है, समसामयिकी का भाग है, वो हम यहाँ से आपके लिए एक तरह से पूरी तरह से तैयार कराने का एक तंत्र विकसित हमने किया है। तो इसमें आप जुड़ें और अर्थव्यवस्था को लेकर जो समसामयिकी का भाग है उसकी चिंताओं से अपने आप को दूर करें। तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखें और जो भी हमारे साप्ताहिक सत्र हैं उसको लाइव रूप में ज्वाइन करें और उसके नोट्स बनाएं, साथ साथ उसका रिवीजन लगातार करते रहें। जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं आज के हमारे सत्र में उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। तो आज के सत्र को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।